भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां चुनाव में की, उससे पहले की, जिसके कारण उन्हें देश भर में इतनी सारी सीटें लूज करनी पड़ी। तो एक एक पॉइंट पर मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी जानने के इच्छुक हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जो हमारा देश का मुसलमान है, उसके बारे में मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि आप उसे घर बनाकर दे दो, शौचालय बनाकर दे दो, उनकी पत्नियों को सुरक्षित कर दो, 3 तलाक जैसी कुरीति को खत्म कर दो, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भी जो देश का मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, और वो मुझे लगता है कि आप उसे अपना घर भी लुटाकर दे दोगे, वो तब भी कभी भी बीजेपी का सगा नहीं हो सकता, वो कभी भी देश हित में वोट नहीं डालेगा। आज राम मंदिर बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अगर इतना बुरा हाल बीजेपी का हुआ है, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि हमारे हिंदुओं में कोई एकता नहीं है। हम हिंदू कल भी बिखरे हुए थे और आज भी बिखरे हुए ही हैं। एलविश भाई, आप ही बताओ यार कि जब चुनाव खत्म हो गए तब आप ध्रुव राठी की सच्चाई लोगों के सामने रख रहे हो, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यही बात जब उसने पहला डिक्टेटर का वीडियो बनाया, अगर आप उसी समय उसे ढंग से एक्सपोज करते तो मैं मानता हूं कि इसका बहुत भारी इंपैक्ट पड़ता लोगों के बीच में। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि एनडीए बहुमत से जीत चुकी है, और इसमें कुछ नया नहीं है। हम पहले से जानते थे कि बीजेपी को ही आना है और वो पूरी बहुमत से आएगी, लेकिन जितनी भारी बहुमत की हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उतना भारी बहुमत यहां पर नहीं मिला। और बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि चलो 400 पार नहीं हो पाया, बुरा इस बात का लग रहा है कि 400 पार तो छोड़िए, जो बीजेपी का अपना गढ़ माना जाता था उत्तर प्रदेश, जहां पर पिछली बार 68 सीटें आई थी 80 में से, इस बार इतनी कम सीटें आई हैं कि जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। और खाली यह हाल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, महाराष्ट्र में आप देखेंगे वहां पर भी बीजेपी ने अपनी सीट लूज की है, कई जगह पर बढ़ी भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बहुत जगह पर जहां पर यह अपेक्षा की जा रही थी, इवन गुजरात में जहां पर हर बार बीजेपी की पूरी सीटें आती थी, लेकिन इस बार एक सीट कांग्रेस को गई है। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि जहां पर बीजेपी पूरी बाहरी बहुमत से आती थी, जहां पर यह देखा जाता था कि सारी सीटें बीजेपी को मिलती थी, तो इस बार ऐसा क्यों है कि पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा बुरा तो इसी बात का लग रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होने के बावजूद इतनी कम सीटें कैसे मिल सकती है बीजेपी को। क्या विपक्ष अब भी इस बात को मानेगा कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है भाजपा द्वारा? जब वो कहीं जीत जाते हैं तो वो ईवीएम की कोई बात नहीं करते, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस बार शायद वो ना करें, क्योंकि इस बार किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि लगभग 250 सीटों तक इस बार इंडिया गठबंधन, जिसे हमारे मोदी जी इंडी गठबंधन कहते थे, वो ले आएगा। सब सोच रहे थे कि मैक्सिमम इनका जो स्कोर है 150 तक रहेगा, और भाजपा 400 भी ना कर पाए तो एटलीस्ट 370 के अराउंड तो रहेगी, लेकिन सभी भाजपा समर्थकों की अपेक्षा उपेक्षा में बदल गई। भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां चुनाव में की, उससे पहले की, जिसके कारण उन्हें देश भर में इतनी सारी सीटें लूज करनी पड़ी। तो एक एक पॉइंट पर मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी जानने के इच्छुक हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब से मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, तभी से बीजेपी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं, आप देखेंगे उनके मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकल रही थी, जैसे कि अब संविधान को बदल दिया जाएगा, अब हम बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। मोदी जी ने यह बात जो कही थी या किसी और कॉन्टेक्ट में कही थी, लेकिन कुछ बड़ बोले बीजेपी कार्यकर्ता ने इस बात को संविधान से जोड़ दिया, जिससे विपक्ष पार्टी को मौका मिल गया उस बात को आरक्षण से जोड़ने का। और आप माने ना माने, आरक्षण की बात को कहने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं मानता हूं बाद में मोदी जी ने, अमित शाह ने और जितने भी बीजेपी के लीडर ने, सबने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया, आरक्षण लेने की यहां पर कोई बात नहीं हो रही। इसके अलावा उन्होंने यहां पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर भी बात कही कि कांग्रेस सरकार मुसलमानों को दे देना चाहती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि उससे भी उन्हें कुछ लाभ मिला होगा, लेकिन यहां पर लाभ से ज्यादा उन्हें हानि पहुंची, क्योंकि जो संविधान बदलने की बात थी, तभी से ही कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने इस बात को आरक्षण से जोड़कर बहुत बड़ा लाभ ले लिया कुछ ही दिनों में। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी और जितने भी पिछड़े संप्रदाय हैं जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, वो कितनी बड़ी जनसंख्या में है। तो पहला मुख्य कारण तो यही है जिस वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतनी कम सीटें आई हैं। दूसरे पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस थे उत्तर प्रदेश को लेकर, यूपी को लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार उत्तर प्रदेश में तो हमारी सीटें कहीं जाएंगी ही नहीं। आप पहले हम 68 सीटें लाए थे, तो इस बार शायद हम 70 सीटें ले आए, या मतलब 65 सीटें तो हमारी मतलब दूर दूर तक कोई हिला ही नहीं सकता। तो ये जो खुशफहमी में एक इंसान में हो जाती है, एक होती है गलतफहमी, एक होती है खुशफहमी, कि वो एक ऐसी दुनिया में खो जाता है, उसे लगता है कि यार मैं तो अब यहां पर अंगद की पैर मैंने जमा दिया और यहां से मुझे कोई हिला नहीं सकता। और इसी वजह से जितना उत्तर प्रदेश की जनता पर उन्हें काम करना चाहिए था चुनाव के समय पर, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कितने अच्छे काम किए हम सभी जानते
हैं, खास तौर पर हिंदू मेजोरिटी को लेकर, और मुसलमानों को भी कोई ऐसा खतरा नहीं महसूस होता है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी को लेकर तो बहुत अच्छे कदम उठाए गए। इवन राम मंदिर तक हमारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश में बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन इन्हीं कुछ कारणों से जो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में आ गया, उसका भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा उत्तर प्रदेश में, और यहां की जनता को वो उतना पक्ष में नहीं ले पाए जितना उन्हें लेना चाहिए था। तीसरे पॉइंट पर दोस्तों मैं जो बात कहने वाला हूं वो हो सकता है कि आपकी नजर में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल 100% सत्य है, और इसका प्रमाण भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये सत्य है मुसलमानों को लेकर। आपने देखा होगा इस बार सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुसलमान आगे आए जिन्होंने बीजेपी को खुले दिल से सपोर्ट किया। अब उन्होंने सपोर्ट सच में किया था या नहीं किया था ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा जरूर था जिस वजह से बीजेपी और उसके जितने भी कार्यकर्ता थे, लीडर थे, उन्हें भी भ्रम हुआ कि हमने मुसलमानों को मुफ्त अनाज दिया है, शौचालय बनवाए उनके घरों में, उनकी लेडीज के लिए हमने 3 तलाक जैसी प्रथा को खत्म किया, और आवास योजना में भी मुसलमानों को बहुत लाभ मिला है। अगर आप जितनी भी सरकारी योजनाएं अगर आप उनका आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो जितनी जनसंख्या है मुसलमानों की हिंदुओं के मुकाबले, उससे 1.5 से 2 गुना लाभ हमेशा मुसलमानों को हर सरकारी योजना में आज तक मिलता आया है, और बीजेपी सरकार में भी ऐसा हुआ है। और शायद बीजेपी सरकार ने यही सोचकर उन्हें इतना लाभ दिया होगा कि वो कहीं ना कहीं वोट में परिवर्तित होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो हमारा देश का मुसलमान है उसके बारे में मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि आप उसे घर बनाकर दे दो, शौचालय बनाकर दे दो, उनकी पत्नियों को सुरक्षित कर दो, 3 तलाक जैसी कुरीति को खत्म कर दो, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भी जो देश का मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, और वो मुझे लगता है कि आप उसे अपना घर भी लुटाकर दे दोगे, वो तब भी कभी भी बीजेपी का सगा नहीं हो सकता, वो कभी भी देश हित में वोट नहीं डालेगा। और उसका सबसे मुख्य कारण है, उसके लिए सारी चीजें बाद में, सबसे पहले उसका धर्म आता है। और आप खुद ही सोचें कि आपको सुबह शाम जब आपके दिमाग में भरा जाएगा कि ये पार्टी हमारे इस्लाम धर्म को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों की जनसंख्या को घटाना चाहती है, तो आप सोचिए कि आप पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों का कभी भी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इस बार मुसलमानों ने डबल गेम खेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पब्लिकली तो ये दिखाया कि नहीं देखो भारतीय जनता पार्टी कितने अच्छे काम कर रही है और हम मोदी जी को ही वोट देंगे, लेकिन 95% मुसलमानों का आज भी आंकड़ा यही है, वो बोलेगा जरूर लेकिन करेगा सिर्फ वही जो उसके मौलवी और मौलाना कहते हैं। और वोट जिहाद भी इस बार बहुत मुख्य कारण बना है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पीछे करने का। फोर्थ पॉइंट पे दोस्तों मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस के बारे में। देखो एक इंडिया, हमारा भारत का जो नाम है इंडिया, हम सब लोग गर्व से बोलते हैं, और बीजेपी की जो सरकार है वो एनडीए है, तो ये बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी कि एनडीए से ज्यादा जो अच्छा नाम है वो इंडिया अलायंस है। और इंडिया अलायंस में इस बार आप देखेंगे जो 2019 में पार्टियां नहीं भी मिली थी, वो इस बार सारी पार्टियां एक साथ आ गई। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 10 भेड़ियों ने मिलकर एक शेर को तो घेर ही लिया है, लेकिन शेर शेर ही होता है। मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन जितना उन्होंने 10 साल में विकास किया देश का, जितना देश के लिए सोचा, और जो उनकी ये बात है सबका साथ सबका विकास, इस बात को हमने खुद होते हुए देखा है। कोई भी मुसलमान या अन्य संप्रदाय का व्यक्ति उठकर ये नहीं कह सकता हमारे साथ किसी भी प्रकार का दुभात हुआ, हमें राशन नहीं दिया गया या हमारे आवास योजना में हमारा नाम काट दिया गया। सबसे ज्यादा योजना लेने वाले लोग हैं मुसलमान, और बीजेपी का दुर्भाग्य है कि वो मुसलमान के लिए अपनी जान तक निकाल कर दे दे, लेकिन उसके बाद में मुसलमान उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ये बहुत बड़ी सीख है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। यदि वो इस बार भी नहीं समझे इस बात को कि मुसलमान उनका कभी नहीं हो सकता, तो वो आगे भी इसी प्रकार से हारते रहेंगे, और शायद वो दिन दूर नहीं है जब मेजोरिटी में सरकार इंडिया अलायंस की बन जाएगी और एनडीए वाले देखते रह जाएंगे। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मैं जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर उत्तर दीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट पे दोस्तों मैं बात करूंगा सोशल मीडिया के नेगेटिव इंप्रेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि राहुल जी ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे चैनल्स बीजेपी की तारीफ भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जितने भी देशभक्ति के चैनल हैं या जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाले चैनल हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो कम है, यानी कि उनके सब्सक्राइबर्स कम है, फॉलोवर्स कम है, और यूट्यूब भी उनकी वीडियो को ज्यादा बूस्ट नहीं करता। आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वीडियो मिलियंस में जाने में भी इतना समय लगा देती है जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। जिनकी एक एक वीडियो 15-15 मिलियन, 20-20 मिलियन, 50-50 मिलियन, मतलब जो डिक्टेटरशिप वाली वीडियो थी उसकी जो पूरी सीरीज है 50 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज आप देखेंगे। एक वीडियो पर 25 मिलियन व्यूज है, एक पर 35 मिलियन व्यूज है, और फिर उसके अलावा भी एक वीडियो और आई थी, तो मतलब 60-65 मिलियन व्यूज सिर्फ इन 3 वीडियो पर आप मिलाकर समझ सकते हैं कि कितना गहरा इंपैक्ट पड़ता है लोगों पर। और वो हमेशा अपनी वीडियो में फैक्ट्स की बात करता है। वो हम सभी जानते हैं कि वो आधे अधूरे फैक्ट होते हैं, कि यानी कि जैसे कहते हैं ना हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो वो सिर्फ एक पहलू पेश कर देता है। जहां पर जिस भी अखबार में बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, चाहे वो इंटरनेशनल अखबार हो या नेशनल अखबार हो, जहां पर भी उसे कोई हेडलाइन नजर आती है सिर्फ वही यूज करता है। 10 अखबार होंगे जो मोदी जी की बुराई करेंगे, और ऐसे 100 अखबार होंगे, 100 क्या बल्कि 500 अखबार होंगे जहां पर मोदी जी के अच्छे कामों की, उनकी रणनीति की, उनकी राजनीति की, उनके कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की जाएगी, लेकिन वो एक भी ऐसा आर्टिकल आपको उठाकर नहीं दिखाएगा। और इसका सबसे ज्यादा गहरा इंपैक्ट पड़ा है उन लोगों पर जो 18-20 साल के बच्चे हैं, या ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। सबसे ज्यादा माइंड वॉश करने में कामयाब हुआ ध्रुव राठी उन लोगों को। और ये बात मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो गलत जानकारी स्प्रेड कर रहा है लगातार अपनी वीडियोस में
और वो आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा है, लेकिन जब से चुनाव शुरू हुए तब से वो और ज्यादा इस चीज को स्प्रेड करने लगा। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो केंद्र में है सरकार, तो उन्हें ऐसा कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए था जिस पर वो ऐसे लोगों पर लगाम लगा सकें। क्योंकि देखिए, हमें देश के बाहरी दुश्मन से उतना खतरा नहीं है, जो देश के अंदर बैठे हुए लोग जो इस देश को अपना कहते हैं कि हाँ ये देश हमारा है, जो आज हिंदुत्व की बातें करने लगे हैं। यही ध्रुव राठी आज से कुछ टाइम पहले भगवान श्री राम को गाली देता था, ये कहता था ये तो सब काल्पनिक है, वो स्पाइडरमैन से तुलना करता था उनकी। बुलेट ट्रेन का उसने विरोध किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उसने विरोध किया है वल्लभ भाई पटेल का, कि यहां पर तो कितने ही लोग आएंगे, सारा पैसा वेस्ट कर दिया। तो ये आप सभी लोगों को अभी तक पता चल ही चुका होगा चुनाव खत्म होते कि ये आम आदमी पार्टी का पिल्ला है, यानी कि आम आदमी पार्टी ही इसे बिस्किट डालती है और यही इसका पालन पोषण कर रही है, और उन्हीं की लिखी हुई स्क्रिप्ट को ये अपनी वीडियो में पढ़ता है, बोलता है। लेकिन उसका ही सबसे गहरा इंपैक्ट ये हुआ कि आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस है ध्रुव राठी से, और मुसलमान इन्फ्लुएंस हो जाएं उससे मुझे तकलीफ नहीं है। बात ये हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। हम यूनिटी की तो बात करते हैं, आज राम मंदिर बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अगर इतना बुरा हाल बीजेपी का हुआ है, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि हमारे हिंदुओं में कोई एकता नहीं है। हम हिंदू कल भी बिखरे हुए थे और आज भी बिखरे हुए ही हैं। जिन हिंदुओं ने मोदी को वोट नहीं दिया, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वो समय आपको ठीक लगता था जब कांग्रेस के टाइम पर जगह जगह बम फटते थे? आपको ये नहीं पता होता था कि आपकी जो बहन बेटी आज घर से निकल रही है वो रात तक सुरक्षित घर आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी? कितना माफिया रास्ता, कितना गुंडा रास्ता, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने भर भर कर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मुबारक हो, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग। एक कहावत है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो आप लोगों को एक अच्छी गुड गवर्नेंस मिले, ऐसा आप लोगों को डाइजेस्ट होगा ही नहीं। आप लोगों को वही चाहिए, गुंडा राज, माफिया राज, जिसमें आप लोग दबके रह सको, आप लोगों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो सके, आप लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा सके, मुसलमान आपके सर पर चढ़कर बैठे। तो आप ऐसे ही राज्य की कल्पना करते हो और ऐसे ही राज्य में आप जीना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है मोदी की, योगी की, जो आप लोगों को एक बेहतर भविष्य देने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात मैं यकीन से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, कितना हमारे लिए मुसलमान खतरनाक नहीं है, कट्टर मुस्लिम खतरनाक नहीं है, जितना हमारे देश का वामपंथी हिंदू खतरनाक है, जो लिबरल्स की बात करता है, जो कहता है कास्ट में क्या रखा है, रिलीजन में क्या रखा है, हम तो इंसान हैं, इंसान की बात करेंगे। तो इस बात को याद रखना, जिस दिन ये उत्तर प्रदेश से योगी की सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी आ गई, तो आप ही लोगों को सबसे पहले गाजर मूली की तरह काटा जाएगा। आप लोगों को तब पता चलेगा कि देश में, कहते हैं ना कि जो चीज पास होती है उसकी हम कभी कदर नहीं करते, चाहे वो हमारे माता पिता क्यों ना हो। तो आज योगी आदित्यनाथ और मोदी जैसी जो गुड गवर्नेंस है, डबल इंजन की सरकार है, उसकी आज हमें वैल्यू नहीं पता चलेगी। लेकिन जब मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे, जब कल को योगी आदित्यनाथ आप लोगों की फूट की वजह से हार जाएंगे, तब आप लोगों को इनकी वैल्यू का पता चलेगा। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि राहुल जी ऐसा क्यों है कि ध्रुव राठी जैसे लोगों की वीडियो इतनी वायरल होती है, तो उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। तो एक तो सबसे पहला कारण तो यही है कि मुसलमान तो ध्रुव राठी के फुल सपोर्ट में है, वो तो चाहते ही नहीं कि मोदी आए देश में, तो वो तो मोदी से वैसे ही हेट करते हैं। तो मुसलमानों की पूरी ऑडियंस का फायदा मिल जाता है ध्रुव राठी जैसे आदमी को, और हिंदुस्तान की ऑडियंस तो देखती देखती है, साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाए, वहां पर एक कमजोर सरकार बने। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ध्रुव राठी जैसे लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में फंड किया जाता है, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी फंड नहीं करती। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में बैठे लोग, अमेरिका भी इसमें इवन शामिल है, चाइना भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, जो लोग कहीं ना कहीं ध्रुव राठी जैसे लोगों को बहुत भारी मात्रा में फंड करते हैं। उसकी यूट्यूब वीडियो पर करोड़ों रुपए का एड चलाया जाता है, जिस वजह से वो वीडियो हर मोबाइल में दिखाई देती है। और वहीं दूसरी तरफ जितने भी देशभक्ति चैनल हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक हैं, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा भी करते हैं, साथ ही उनके बुरे कामों की बुराई भी अपनी वीडियो में करते हैं। चाहे वो अजीत भारती हो या अन्य जो भी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि आंख मीच कर अंधभक्ति कर रहे हो मोदी की। अगर उनकी तरफ से जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा हो, या बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस के एमएलए, जो भ्रष्टाचारी एमएलए थे जिन पर केस चल रहा था, वो जब शामिल हुए तो उन्होंने उसकी भी उतनी ही निंदा की है कि ये चीज गलत है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों के आप सब्सक्राइबर देखेंगे, व्यूज देखेंगे, तो इन्हें सपोर्ट करने वाला ज्यादा कोई नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत लोग सपोर्ट करने वाले होंगे, लेकिन ज्यादा मात्रा में इन्हें सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, जिस वजह से इनकी वीडियो की रीच उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जब चुनाव खत्म हो गया, अब जाकर एलविश यादव ने ध्रुव राठी को एक्सपोज करने का वीडियो बनाया। मैं मानता हूं वो वीडियो बहुत बढ़िया है और उससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन एलविश भाई आप ही बताओ यार कि जब चुनाव खत्म हो गए तब आप ध्रुव राठी की सच्चाई लोगों के सामने रख रहे हो, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यही बात जब उसने पहला डिक्टेटर का वीडियो बनाया, अगर आप उसी समय उसे ढंग से एक्सपोज करते तो मैं मानता हूं कि इसका बहुत भारी इंपैक्ट पड़ता लोगों के बीच में। लेकिन मैं अभी भी सरकार से यही कहूंगा कि डेमोक्रेसी के नाम पर कोई आपको गाली देकर चला जाए, कोई आपके बारे में झूठे सबूत पेश करे और आप चुप बैठे रहो, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप पे कोई चोरी का आरोप लगा रहा है, आपको कोई झूठा कह रहा है और आप चुप बैठे हो, तो आपकी मौन भी कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रदान करती है कि सच में आपने कुछ ना कुछ गलत किया ही होगा, तभी आप चुप हैं। 6 पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा कि जैसे ओपोजिशन किसी भी बात का मुद्दा बना देती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे अभी आपने देखा लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई का तो बहुत बड़ा इशू बनाया गया है इस बार, आपने देखा होगा।
और ये चुनाव में ही मुद्दा नहीं बनाया उन्होंने, वो 2-3 सालों से 4 सालों से 2019 के बाद से आप नोट करेंगे राहुल गांधी अपनी जितनी भी रैली करते हैं, सभा करते हैं, उन सब में उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर हो, ये सिर्फ चुनाव के समय ही अपना मुंह खोलते हैं। इससे पहले ये चुप बैठे रहते हैं, इन्हें लगता है कि यार जनता को बोलने तो, कोई बोल रहा है तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और जिसका खामियाजा इन्हें इस बार भुगतना पड़ा, उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी। क्योंकि देखो ये बात तो मैं खुद मानता हूं कि महंगाई पर तो कंट्रोल बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, लेकिन जहां तक सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं मान सकता कि बेरोजगारी दूर नहीं की है बीजेपी सरकार ने। इतनी जगह फ्लाईओवर्स बने, इतनी जगह निर्माण कार्य चला, राम मंदिर तक इवन रोजगार का इतना बड़ा साधन बना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के समय में आप अयोध्या जाकर देखेंगे तो कम से कम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है सिर्फ राम मंदिर के कारण। जब से राम मंदिर बना, वहां की जमीनों की कीमत कितनी बढ़ गई, वहां कितने होटलों का निर्माण हो रहा है, टाटा और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनी वहां पर अपने 7 स्टार होटल खोलने जा रही है। तो सब में ही लेबर लगती है। आप छोटे से छोटा काम ले लो, बड़े से बड़ा काम ले लो, सब में ही एम्प्लॉयमेंट तो लगता ही लगता है। तो ये कैसे संभव है कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है? समस्या बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी का खंडन करना सबसे बड़ी समस्या है, जो कि बीजेपी सरकार ने नहीं किया। और ऑपोजिशन इसी बात का फायदा उठाता है कि वो तो सिर्फ चुनाव में अपना मुंह खोलेंगे, और वो 5 साल से लगातार हमारे दिमाग में, सभी जनता के दिमाग में इस बात को भरे जा रहे थे कि देखो महंगाई कितनी हो गई, बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। तो भाई बेरोजगारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने घर पर मुफ्त के पैसे लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमारे अंदर कोई स्किल्स ना हो, कोई हम इतने पढ़े लिखे ना हो, हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिभा ना हो, लेकिन सिर्फ हमें कोटे के माध्यम से या किसी रिश्वत देने के माध्यम से हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें काम ना करना पड़े ज्यादा और हमारे घर बैठे तनख्वाह आती रहे। काम करने वाला इंसान ना पहले भूखा मरता था, ना आज कभी भूखा मरेगा। यह आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। मेरा भी पहले की अपेक्षा काम बढ़ा है। मैं मानता हूं देश में महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल ये बात सच है। तो आप दूध पे ही देख लो तो 2 रुपए किलो और बढ़ गए चुनाव खत्म होते ही। और ये महंगाई मुझे पता है कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि देश की एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस पर एक उन्हें नियम बनाना ही पड़ेगा जनसंख्या कंट्रोल का। यदि वो नहीं बनाएंगे तो आप कितना ही रोजगार डेवलप कर लो, उससे ज्यादा आपको बेरोजगार खड़े दिखाई देंगे। तो सरकार को यहां पर कुछ ठोस कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, जो कि उसने नहीं उठाए। और इसके साथ साथ चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, तो मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए। यही भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मोदी जी, अन्य भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे अमित शाह जी हो, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य बनता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और जो देश के बड़े बड़े मीडिया दलाल हैं, रवीश कुमार जैसे, खास तौर पर इन लोगों को सबसे पहले आमंत्रित करें और इन लोगों के सभी सवालों को काउंटर करें, जवाब दें इन लोगों को, और इनकी भी सच्चाई लोगों के सामने लाए। तो लोगों को लगता है कि यार ये रवीश कुमार जो वीडियो बना रहा है, ध्रुव राठी जो वीडियो बना रहा है, ये बिल्कुल सच है और ऐसा ही हो रहा होगा, तभी मोदी जी चुप हैं, मोदी जी कुछ बोल नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि किसी भी मुद्दे को इतना बढ़ने ही मत दो। कहते हैं ना, किसी मर्ज को इतना मत बढ़ने दो कि वो नासूर बन जाए। तो किसान आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, खाली चुनाव में इस पर मुंह खोलने से ही बात नहीं बनेगी। जब अपोजिशन पार्टी कोई ऐसा मुद्दा उठा रहा है तो तभी उस पर खंडन करो, उस पर इतनी जोर से वार करो कि वो दोबारा से डंक ना उठा सके। और लास्ट मुद्दे पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इस बार के मैनिफेस्टो की। देखो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई मुसलमानों के लिए तो हम पूरी तरह से समर्पित हैं, तन मन धन से। तो वो तो एक विशेष अधिकार हमेशा मुसलमानों को देकर चलते हैं, तो उनकी वोट तो यहां पर कभी कटी नहीं सकती। और मुसलमानों की थिंकिंग क्या है, ये बात मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं। तो बीजेपी तो यहां पर मर जाए, कट जाए, खप जाए, उन लोगों के लिए कितना ही कर ले, लेकिन वो रहेंगे कांग्रेस के ही और वो हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो सबकी बात करता है, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की। ठीक है, अच्छी बातें करनी चाहिए और देश का जो एक नेतृत्व कर रही है सरकार, उसे ये शोभा भी नहीं देता कि वो माइनॉरिटी के लिए ना सोचे, खाली मेजोरिटी के लिए सोचे। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, जो कि ना तो आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ देखोगे और ना ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो दूर दूर तक नहीं है। अरे जो इंसान टैक्स पे कर रहा है, मिडिल क्लास इंसान के लिए आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे। सबसे ज्यादा देखो आज की डेट में पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास इंसान। आप और हम ही लोग पिस रहे हैं। हम लोग जो आज कमा रहे हैं, हम लोगों की कमाई में इतना इजाफा नहीं हुआ जितने हमारे खर्चे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ आप हाई क्लास या लो क्लास इंसान की बात करोगे तो देखो हाई क्लास को तो फर्क नहीं पड़ता, चीनी आज 100 रुपए किलो या कल को 1000 रुपए किलो हो जाए तो वो उसके लिए तो हमेशा वो अफोर्डेबल रहेगी। दूसरी तरफ जो लोअर क्लास है, सरकार उन्हें वही सारी चीजें जो हम पैसे से खरीदते हैं वो मुफ्त में उन्हें मुहैया करा देती है। इसके साथ साथ वो अपनी रेडी या पटरी लगाकर भी इतने पैसे कमा लेता है जितनी हम एक बड़ी दुकान किराए पर लेकर भी नहीं कमा पाते। तो आज देख लो लोअर क्लास इंसान, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेली वाला हो, सब्जी वाला हो, वो आप और हमसे ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी
बड़ी बात है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि लोअर क्लास इंसान बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसने अपनी स्टेटस को अपग्रेड नहीं किया। वो आज भी अपने आप को मिडिल क्लास कहलवाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे सरकारी योजनाओं में कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो मिडिल क्लास इंसान पिस रहा है। मोदी सरकार मिडिल क्लास इंसान के लिए कुछ भी नहीं सोचती, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है आप उसी के लिए कुछ ना सोचो। मिडिल क्लास इंसान को तो आप पूरी तरह से दबा दो, उसे मतलब एक तरह से क्रश कर दो, और दूसरी तरफ आप गरीबों के लिए नई नई योजनाएं बनाते रहो, उन्हें पालते रहो, पोसते रहो। तो ये पार्शियलिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगी। और उसी का ये नतीजा है कि इस बार आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो कहा जा रहा है कि वोटिंग कम हुई है, उसमें जो नहीं निकला वो मिडिल क्लास इंसान ही नहीं निकला। आप और हमारी जैसी सोच के लोग ही नहीं निकले कि यार हमारे लिए तो कोई भी सरकार आ जाए, कोई योजना बनती ही नहीं है। तो हम में से शायद बहुत ही कम लोग, मेरे हिसाब से मिडिल क्लास लोग गए हैं वोट डालने, लेकिन फिर भी जो कटौती हुई है सबसे ज्यादा वो मिडिल क्लास में हुई है। गरीब इंसान तो वोट देगा, अपने आवास के लिए वोट देगा, अपने शौचालय के लिए वोट देगा। हाई क्लास इंसान वोट देता है अपनी पब्लिसिटी के लिए कि देखो मैं भी देश का नागरिक हूं, और जितने भी बॉलीवुड के आपने सेलिब्रिटियों को देखा होगा। बाकी जो मिडिल क्लास इंसान है सबसे ज्यादा फजीयत हमेशा इसी की होती है। तो दोस्तों यही कुछ मुझे कारण लगे जिस वजह से मुझे लगा कि जो बीजेपी सरकार है वो ठीक है, मैं मानता हूं मेजोरिटी में है, तीसरी बार हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दुख यह भी है कि बीजेपी ने जहां पर उसका गढ़ माना जाता था वहां पर उसने अपनी बहुत सारी सीटें लूज कर दी हैं, और इस पर मोदी जी को, अमित शाह को और जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर हैं उन्हें कोई ना कोई रणनीति बनानी ही होगी। तो मित्रों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन आपके सामने कुछ अपनी सच्चाई रखना चाहता था जिससे शायद आप भी पूरी तरह एग्री करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।